नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 जल है तो कल है को लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न देखिए, आप गर्मी के दिनों में पानी पीने की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखी है? तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमने गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था देखी है, जिन्हें हम प्याऊ कहते हैं। सार्वजनिक जगहों पर पहले के समय में पेयजल व्यवस्था और आधुनिक समय में पेयजल की व्यवस्था में क्या अंतर है? तो पहले के समय में वह जल जिसका उपयोग पानी पीने व भोजन तैयार करने में किया जाता था, यह जल पहले मिट्टी के घड़े में रखा जाता था। इसको कपड़े और रेत से शुद्ध किया जाता था। आधुनिक समय में घर घर में आपको फिल्टर का प्रयोग देखने को मिलता है और पेयजल का प्रयोग किया जा रहा है, और सार्वजनिक जगहों में वाटर कूलर की व्यवस्था पेयजल के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। इसका उपयोग हम किन किन घरेलू कामों में करते हैं? तो पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फल और सब्जियों को धोने के लिए, सफाई आदि कामों में हम इसका प्रयोग करते हैं। नीचे कुछ जगहों की सूची दी गई है जहां पानी का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा और कहाँ कहाँ पानी का उपयोग किया जाता है? खेती में आप जानते हैं, कारखाने में जानते हैं, अस्पताल में, मैदान में। अब सिंचाई के काम में, घरेलू कामों में, सफाई में, बिजली बनाने में, उद्योगों में, कागज़ बनाने के लिए आदि कार्यों में किया जाता है। पानी जानवरों के लिए कैसे उपयोगी है? पानी जानवरों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पानी से ही वह अपना भोजन पचा पाते हैं। सफाई से लेकर तापमान नियंत्रण तक सब पानी से ही संभव है। निम्नलिखित में पाई जाने वाली समानताएं और अंतर लिखिए। कुआं और नलकूप। समानता है, दोनों में ही जल पृथ्वी के धरातल से ही मिलता है। अंतर, कुआं को जमीन खोदकर बनाया जाता है, जबकि नलकूप में जमीन में पाइप डाली जाती है। कुआं चौड़ा होता है, नलकूप सकरा होता है। कुआं का पानी मानव स्वयं खींचकर निकालता है, जबकि नलकूप का पानी निकालने के लिए पंप का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित को सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पर वर्गीकृत कर दिया गया है कि सतही जल क्या है और भूजल क्या है। प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में अंतर लिखिए। तो प्राकृतिक जल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक जल नदी, समुद्र, वर्षा आदि द्वारा पाए जाते हैं। यह जल क्षारीय होता है। कृत्रिम जल मानव निर्मित होता है। कृत्रिम जल तालाब, नहर, पंप आदि के द्वारा पाया जाता है। यह जल प्राकृतिक जल से अलग होता है। जल है तो कल है में देखिए कि भूजल क्या है। धरती की सतह के नीचे रहने वाले पानी को ही हम भूजल कहते हैं। इससे बाहर जल को हम किससे निकालते हैं? तो कुएं से खींचकर, हैंडपंप से, मोटर से, सभी प्रकार से हम मदद लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा का जल जमीन के अंदर अधिक जाने की संभावना है? उस पर सही का निशान लगाएं और अपने उत्तर के पीछे का कारण लिखें। तो यहाँ देखिए, वन वाला जो क्षेत्र है उसमें जमीन के अंदर ज़्यादा पानी जाएगा। तो ज़्यादा पानी क्यों जाएगा? वन वाले क्षेत्र में पानी जमीन में अच्छे से जाएगा, यहाँ कच्ची मिट्टी होती है जो पानी को सोख लेती है। पेड़ की मात्रा अधिक होती है, उनके जड़ों के माध्यम से पानी जमीन के नीचे आराम से यानी आसानी से चला जाता है। भूजल में गिरावट के कुछ कारण लिखिए। सबसे मुख्य कारण है बारिश। जब बारिश कम हो रही है तो भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। कृषि के लिए भूजल की बढ़ती मांग, भूजल स्रोतों में प्रदूषण, जलवायु कारण और गलत तरीकों से भूजल का दोहन। वर्षा कम होने पर सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? तो वर्षा कम होने पर सिंचाई के लिए पानी तालाब, कुआं, नदी, नलकूपों एवं नहरों, इन साधनों से सिंचाई के लिए पानी हमें मिलता है। सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है? तो नहर, कुएं, नलकूपों, तालाबों, झीलों, जलाशयों आदि की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्या चावल और बाजरा की फसलों में समान मात्रा में पानी की आवश्यकता होती? नहीं, चावल में अधिक पानी लगता है परंतु बाजरा में पानी कम लगता है। ऐसी तीन तीन फसलों के नाम लिखिए जिनको अधिक पानी और कम पानी की आवश्यकता होती है। तो अधिक पानी चावल, गन्ना, कपास और कम पानी बाजरा, अरहर और रागी में लगता है। इनमें से कौन सा चित्र पानी की बर्बादी को दर्शाता है? उस पर गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पर आप देख लें
और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पानी की सबसे ज़्यादा बर्बादी कहाँ की जा रही है। पानी किस किस जगह बर्बाद करते हैं, खाने में, पीने में, नहाने में, और पंप चलाकर, सिस्टम आदि चलाने से पानी की बहुत बर्बादी होती है। कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर लिखिए कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जितने पानी की ज़रूरत है उतना उपयोग करें, नल को बंद करके रखें, बर्तन धोने के लिए खुले नल की जगह टब का प्रयोग करें, बचे पानी को पेड़ में डालें। इस ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। संचय करना क्यों आवश्यक है? इससे पानी की कमी को दूर किया जा सकता है और जल की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। बड़ी जनसंख्या को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए जल संचय आवश्यक है। जल ही हमारा जीवन है, जल की हर बूंद आवश्यक है। आने वाले समय में हमारे बच्चों को जल का संकट न हो, इसके लिए जल संचय बहुत आवश्यक है। जल संचय करने के क्या लाभ हैं? तो उपरोक्त सभी लाभ हैं। जल को कैसे संचित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सबसे हम जल को संचित कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शाते हैं? दोनों जगह देखिए, वर्षा का जल संचित किया जा रहा है। अब आप इसको क्या समझते हैं और क्या लिखते हैं, देखिए। पहले चित्र में प्राप्त वर्षा का पानी छत के द्वारा पाइप के माध्यम से जमीन में जाकर पुनर्भरण का कार्य करके पानी का संचय किया जा रहा है। दूसरे चित्र में छत का पानी पाइप से टंकी में एकत्र किया जा रहा है, जो कई घरेलू कामों में उपयोग किया जा सकता है। यह भी एक प्रकार का जल का संचय है। प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाते थे? तो प्राचीन काल में जल संरक्षण के कई कदम उठाए गए। उसकी सफाई, जल स्रोतों आदि के लिए कदम उठाए गए। कुएं, तालाब, नहर, बावड़ी आदि का निर्माण करके एक नेक कदम उठाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जागरूक शासक थे, उन्होंने झीलों का निर्माण भी कर